नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, हमारा जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो है अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। ये प्रश्न भी राजनीति विज्ञान के पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरस्तू जी का क्रांति संबंधी विचार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अरस्तू जी का क्रांति संबंधी विचार कि अरस्तू जी के क्रांति संबंधी क्या विचार थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तू जी ने क्रांति के संबंध में अपने क्या विचार दिए थे, तो चलिए देखते हैं। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों और उसके नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, अरस्तू जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम पॉलिटिक्स है। इस पुस्तक में अरस्तू जी ने क्रांति के क्या कारण हैं और उनको रोकने के क्या उपाय हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की है। मतलब कि विस्तार से बताया है कि कैसे हम क्रांति को रोक सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था या शासन परिवर्तन जो अक्सर असंतोष और असमानता के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अरस्तू जी एक क्रांति का अर्थ या कह सकते हैं कि क्रांति की छोटी सी परिभाषा दे रहे हैं कि क्रांति क्यों उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अरस्तू जी कह रहे हैं कि क्रांति का साफ साफ मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था या फिर शासन परिवर्तन जो असंतोष और असमानता के कारण उत्पन्न होता है, इसे ही क्रांति कहते हैं। मतलब कि समाज में जो भेदभाव होने लगता है, छोटे बड़े वर्ग बनने लगते हैं और जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है, तो फिर वो क्रांति का रूप ले लेता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अरस्तू मानता है कि क्रांति का मूल कारण अन्याय और असमानता की भावना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया बात वही कि अरस्तू जी कह रहे हैं कि अन्याय का जो मूल कारण है और जो क्रांति का जो जड़ है, वो जड़ ये है कि समाज में लोगों के साथ असमानता का भाव पैदा किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये क्रांति का जड़ है। उसके बाद जब शासक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता दुरुपयोग करता है या नागरिकों के अधिकारों की उपेक्षा होती है, तो यहाँ पर जो शासक वर्ग है या जो धनी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जब वो अपने हित के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है और जो नागरिकों का हक है उन पर उनको मारता है, तो नागरिकों के अंदर असंतोष पैदा हो जाता है और वो विद्रोह का रूप लेती है। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तब जनता में विद्रोह की भावना जन्म लेती है और क्रांति होती है। तो जब यह सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना हित कर रहा है और अपने प्रजा का, अपने जनता के हित नहीं कर रहा है, तो जनता सब समझते ही हैं कि भाई ये तो बहुत ही खराब व्यक्ति है, हम लोगों का हित नहीं कर रहा, केवल अपना हित कर रहा है। तो जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों, हम लोग आगे देख लेते हैं क्रांति के कुछ प्रमुख कारण कि क्रांति के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जो क्रांति का पहला कारण है वो है आर्थिक असमानता। मतलब कि जो एक गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है, इसे आर्थिक असमानता कहेंगे। तो धन की अत्यधिक असमानता समाज में असंतोष को जन्म देती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई शासक वर्ग है और आम जनता है, तो आम जनता चुनाव करती है इसकी ये हमारा शासक होंगे, लेकिन शासक वर्ग क्या करते हैं कि वो अपना धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ देखते हैं कि नेता अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जनता बेचारी गरीब से गरीब होती जा रही है, यही सब है। तो इसमें धन की अत्यधिक असमानता, जनता गरीब होते जा रही है तो वही जनता में असंतोष बैठ जाता है। और दूसरा, अन्यायपूर्ण शासन। तो दूसरा देख लेते हैं, अन्यायपूर्ण शासन। शासकों द्वारा नियमों का गलत प्रयोग और जनता का उत्पीड़न। तो यहाँ पर जो मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो शासकीय पदों पर हैं, तो वो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका हक जो है उनको नहीं दे पा रहे हैं और नियमों का गलत उपयोग कर रहे हैं केवल अपने हितों के लिए। अपने लिए कुछ अलग नियम है और जनता के लिए कुछ अलग नियम है, तो जनता के अंदर भाई तकलीफ तो उत्पन्न होगी ही, जिसके कारण भी विद्रोह होता है। और तीसरा देख लेते हैं हम लोग, प्रतिष्ठा और
सम्मान की होड़। लोग सत्ता और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अब किसी भी समाज में कई तरह के व्यक्ति होते हैं। सभी के अंदर ये इच्छा होती है कि हम हमारे सब हमारा सब लोग सम्मान करें और हम मतलब कि हमें पहचाने, हमारा समाज में एक अलग पहचान हो। तो इसके कारण भी क्रांति होती है, संघर्ष संघर्ष होता है, संघर्ष से क्रांति होती है। और हम लोग चौथा देख लेते हैं दोस्तों, कानूनों की अवहेलना। जब कानूनों का पालन ईमानदारी से न हो तो ये भी एक मुख्य कारण है क्रांति का, कि जैसे कि अभी कोई आम नागरिक है, उसे तुरंत पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह पे अगर कोई धनी है, फेमस व्यक्ति है, तो उसे जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं पुलिस लोग। तो ये भी एक असंतोष रहता है कि गरीब लोगों को भाई सब सता रहे हैं। और पांचवा देख लेते हैं, संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप। लोगों की निजी संपत्ति पर अनावश्यक नियंत्रण, ये भी एक मुख्य कारण है। जैसे कि अब कोई गरीब किसान है, उसके पास थोड़ा सा खेत है, वो उसी में अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। तो लेकिन अब जैसे कि प्रशासन है, उसको कुछ विकास संबंधी कार्य करना है, तो वो उस किसान की संपत्ति को लेता है। तो यहाँ पर एक निश्चित मुआवजा अगर नहीं देता है, तब भी उसके अंदर भाई द्वेष की भावना आती है कि मेरा ज़मीन ले लिया, मुझे मुआवजा नहीं दिए, और उसका ज़मीन भी चला जाता है। तो यही सब है कि उसके अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्रांति की रोकथाम के उपाय। इन्होंने, अरस्तु जी ने क्रांति को रोकने के क्या उपाय दिए हैं, तो आइए देखते हैं। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के उपाय भी सुझाए हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या उपाय सुझाए हैं। पहला है कानून का शासन स्थापित करना। तो अरस्तु जी का कहना है कि किसी भी समाज में क्रांति को रोकने के लिए एक अच्छा कानून व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। और दूसरा है मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना। और यहाँ पर अरस्तु जी का यही कहना है कि जो समाज में एक धनी वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग को भी एक ऊंचाई तक ले जाएं, ताकि वो उनके बराबरी में आ जाए। तो जो सब समान रहेंगे तो भेदभाव नहीं होगा। और तीसरा देख लेते हैं, न्यायपूर्ण शासन और समान अधिकार देना। तीसरा मतलब कि सभी के लिए एक समान कानून। ये नहीं कि भाई वो गरीब है तो उसको आप तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिए, और एक अमीर है तो उससे आप पैसा लेकर के उसे छोड़ दिए। समान अधिकार देना। और कहीं पर भी जैसे कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है और एक अमीर व्यक्ति खड़ा है, तो अमीर को आप लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो सब मतलब कि सभी के अंदर समान भाव रहे। और जो चौथा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जब भी कोई गरीब आदमी कोई काम करवाने जाता है, तो वहाँ पर पहली फरमाइश यही रहती है कि कुछ हमें दीजिए तभी आपका काम होगा। तो ये है कि भाई भ्रष्टाचार न किया जाए। तो खुद ही गरीब आदमी अपना काम करवाने आया है, कहाँ से घूस पताई देगा। और जो आपका पांचवा है सत्ता का संतुलित वितरण। तो सत्ता का संतुलित वितरण से मतलब यह है दोस्तों कि जो शासन का कार्यभार जो मतलब देखते हैं, वो गरीब व्यक्तियों को भी मौका दिया जाना चाहिए। अगर वो योग्य है तो उसको भी आप मौका दीजिए कि वो भी भाई अपना शासन संचालन का कार्य करे। सबको मौका देना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि अरस्तु जी ने क्रांति को रोकने के क्या उपाय बताए हैं। चलिए एक बार इसे थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। जो पहला है कानून का शासन स्थापित करना, दूसरा है मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना, तीसरा न्यायपूर्ण शासन, समान अधिकार देना, और चौथा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, और पांचवा सत्ता का संतुलित वितरण। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है अरस्तु जी के क्रांति संबंधी विचार से कि अरस्तु के अनुसार क्रांति तभी तक रुक सकती है जब शासन जनता की आवश्यकताओं और न्याय की भावनाओं को समझते हुए कार्य करे। तो यहाँ पर अरस्तु जी कह रहे हैं कि जो हमारे देश की जनता है, उनकी ज़रूरतों को और उनके हित में जो न्याय है, अगर आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो आपके राज्य में क्रांति नहीं होगी। अगर आप अपने राज्य समाज के या राज्य के लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो क्रांति होगी, स्वाभाविक सी बात है।
और सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन ही स्थायी शांति और राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। देखिए यहीं पर वो बात आ गई कि जो शांति और राजनीतिक स्थिरता आप राज्य में चाहते हैं, वो एक सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन द्वारा ही आप स्थापित कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों अरस्तू जी का क्रांति संबंधी विचार। इस वीडियो में हमने देखा कि क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं और क्रांति को रोकने के उपाय क्या हैं और निष्कर्ष क्या निकला। तो इस प्रकार से आप ये मैंने छोटे-छोटे मतलब कि छोटे भाषा में इसको आप समझाया है मैंने। आप इसे परीक्षा में एक बड़े पैमाने पर लिख सकते हैं। जैसे कि आ गया परीक्षा में कि अरस्तू की क्रांति संबंधी विचार बताइए, तो पहले आप एक मोटा परिभाषा दे दीजिए कि अरस्तू जी ने ये क्रांति के लिए ये बताया, ये बताया। उसके बाद नीचे लिख दीजिए कि अरस्तू जी ने हेडिंग डाल के कि ये क्रांति के कारण हैं, 4-5 कारण आप अपने से बना दीजिए। समाज में आप लोग देखते ही हैं। उसके बाद क्रांति के कारण का हेडिंग डाल के उसका भी थोड़ा डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद क्रांति को रोकने के उपाय लिख दीजिए 4-5 ठो अपने से। उसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष लिख दीजिए। अपना जैसे कि अगर दीर्घ उत्तरी है तो लंबा चौड़ा लिख दीजिए, नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो राजनीति विज्ञान से अध्ययन कर रहा है तो आप उसे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अध्ययन कर ले। और मेरे चैनल पे करेंट अफेयर्स और राजनीति विज्ञान से संबंधित कंटेंट आते रहते हैं, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और यदि किसी भी टॉपिक पर आपको कोई समस्या है राजनीति विज्ञान में या किसी दूसरे विषय से मैथ को छोड़ करके, तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।